मुझे मत बुलाइए चैनल के ऊपर। आप सवाल करिए, आप अपना ओपिनियन मत दीजिए मैडम। नहीं सर, मैं सिर्फ सवाल ही रख रही हूं। सवाल करना है, मुझे रोकना है। दूसरे नजरिए वाले सवाल रख रही हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं सिर्फ सवाल रख रही हूं सर। नहीं मैडम, आप देखिए, मेरी आपसे बड़ी अदबन गुजारिश है कि आप बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह कह रही हैं। मुझे आप सवाल करिए, मैं रात भर बैठने को तैयार हूं। तकलीफ अगर आपको हो रही है तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं कि आप बीजेपी को चाहती हैं, मगर कम से कम एंकर का जो आपका रोल है वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मेरा सवाल एक ही है कि जब प्रधानमंत्री कहते कि मैं गरीब से आया, तो भाई जिन गरीबों को आपके 5 साल में मॉब लिंचिंग के नाम पर निशाना बनाया गया, गाय के नाम पर निशाना बनाया गया, आप ये बता दीजिए कि सबका साथ सबका विकास, उज्ज्वला की आप बात करते, फिर आपके पास एक मुसलमान एमपी क्यों नहीं जीतता? अगर आप वाकई में इंक्लूसिव हैं तो आप जिता कर बताइए ना। आप नहीं जिता पाते। मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट नहीं मिला, या जिनको भी मिला उनकी कामयाबी कितनी हुई? पूरों के पूरी डिपॉजिट जब्त हुई। सब जितने उनके कुछ 18 या 16 17 मुस्लिम कैंडिडेट जो टिकट दिए गए थे, सबकी जमानत जब्त हुई। तो ये एक वैलिड पॉइंट है मैडम। ठीक है सर, आप जो पॉइंट रख रहे हैं, अब बीजेपी के नेता तो यहां पर है नहीं, इसी वजह से मुझे काउंटर पॉइंट रखना होगा। आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रही हूं, लेकिन मैं सिर्फ दूसरे पक्ष वाले सवाल आपके सामने रख रही हूं। दूसरे पक्ष की तरफ से ये कहा जाता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये बात कही कि देखिए, ये सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़कर जो लोग चलते थे वो भी बेनकाब हो गए इस मैंडेट की वजह से। मैडम, मैं प्राइम मिनिस्टर की इस बात से सख्त इसको कंडेम करता हूं। प्राइम मिनिस्टर को ये जानना चाहिए, और वो जानते भी हैं, कि हमारे संविधान का जो रूह है वो सेकुलरिज्म है। हमारे संविधान के आइडियल्स में, प्रेम्बल में लफ्ज सेकुलरिज्म यकीनन 77 जब ये आया, मगर लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी क्या ये नहीं है? तो यही तो इस मुल्क की रूह है। भाई आप अगर ठीक है, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो सेकुलर है, तो आप मुझे बता दीजिए ना कि आपने वर्धा में जो तकरीर की थी, तकरीर करके आपने टेररिज्म को कहा कि जो एक मजहब का मानने वाला है वो टेररिस्ट नहीं हो सकता, दूसरे मजहब का हो सकता है। वो कौन सी बात हुई? बताइए, आप बताइए। ये कि सेकुलरिज्म की मिसाल है। अगर सेकुलरिज्म पर प्राइम मिनिस्टर यकीन रखते हैं, अटूट यकीन रखते हैं, तो फिर वो देश को बताना चाहिए था कि देखिए, ये एक मुस्लिम महिला है जो ट्रिपल तलाक की विक्टिम है, हमने उसको एमपी बना दिया। वो भी आपने नहीं बता पाते हैं। सर, आप टेररिज्म की जो बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस बात का जवाब दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वही जो मैंने पहले आपसे कहा कि सेक्युलरिज्म से दिक्कत नहीं, सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़कर, उन्होंने नकाब वर्ड पर जोर दिया कि सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़कर जो लोग चलते थे ना, वो बेपर्दा हो रहे हैं, वो बेनकाब हो रहे हैं। और आप जो बात कर रहे हैं, ये सीधा सीधा उस बात का जवाब था कि वही शायद ब्रिगेड जो सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़कर चलती थी, आतंकवाद का वो कोई धर्म नहीं देखती थी, और दूसरी तरफ हिंदू आतंकवाद कहने में उसी ब्रिगेड को कोई शर्म भी नहीं थी। सर, मैडम देखिए, प्राइम मिनिस्टर सेकुलरिज्म के जब नकाब की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मोदी गेरवा निकाब पहनकर इस देश को आवाम के दिलों पर, उनके माइंड की रिगिंग कर चुके हैं। और रहा सवाल टेररिज्म का, तो टेररिज्म का तो कोई मजहब ही नहीं होता ना। मगर मेरी आपसे गुजारिश ये है मैडम कि जो अजमेर ट्रेन ब्लास्ट, समझौता ट्रेन ब्लास्ट का जजमेंट आया था, उसमें जज ने कहा कि एनआईए ने कोई एविडेंस पेश नहीं किया जो क्रेडिबल एविडेंस था। उसके बावजूद भी मोदी जो कहते हैं, उस आपकी सरकार अपील भी नहीं करती उसके ऊपर। तो अब ये जो ब्रिगेड है सेकुलरिज्म का, मगर एक बात समझिए कि ये मुल्क को अगर मजबूत रखना है, तो हमारे मुल्क की इस कंपोजिट कल्चर को, जिसको आप सेकुलरिज्म कहिए, गंगा जमुनी तहजीब कहिए, और अगर हमारे मुल्क को बनाने वालों का ख्वाब जो था कि इस मुल्क में भाईचारगी होगी, फ्रेटर्निटी होगी, तो उसके लिए सरकार को काम करना पड़ेगा, जो पिछले 5 साल में उन्होंने नहीं किया, हरगिज नहीं किया। इसीलिए हम देखते हैं कि एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया और एक सस्पिशन पैदा कर दिया गया, खास तौर से हमारे हिंदू भाइयों में, मुस्लिम माइनॉरिटी के ताल्लुक से। और ये किसने किया? मुझे कहने दीजिए कि ये काम आरएसएस और उनकी तंजीम और बीजेपी के पावर में रहने की वजह से काम हुआ।
लेकिन वो तो ये कहते हैं कि हमने तो उल्टा किया। इस देश में पिछले 60 साल से सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही थी, उसके अलावा और कुछ हो नहीं रहा था। अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसे हम मुस्लिम आतंकवादी तो कहते नहीं, उसे सिर्फ आतंकवादी कहा जाता था। तब कहा जाता था आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसे इस्लाम से मत जोड़ो, इसे मुसलमानों से मत जोड़ो। लेकिन चाहे असीमानंद का भले ही आप जिक्र कर रहे हो या साध्वी प्रज्ञा का आप जिक्र कर रहे हो, हालांकि साध्वी प्रज्ञा जो है अभी मामला चल रहा है, उन पर जमानत पर वो बाहर हैं, बरी नहीं हुई हैं। लेकिन मैं फिर कहती हूं आपसे सर कि मामला इंडिविजुअल्स तक सीमित रखा जाता तो भी सही था ना। लेकिन साध्वी प्रज्ञा, असीमानंद के कंधे पर बंदूक चलाकर सीधे सीधे भगवा आतंकवाद कह देना, हिंदू आतंकवाद कह देना, क्या यह सही था इस देश में? क्या यह उसी का नतीजा नहीं है जो 5 साल में इस रूप में सामने निकल कर आ रहा है? और क्या यह बड़ी वजह नहीं है कि साध्वी प्रज्ञा, जिनके संसद पहुंचने में असदुद्दीन ओवैसी को तकलीफ हो रही है, पर फिर भी वो संसद पहुंच रही है? ओवैसी साहब, नहीं, मेरे को तकलीफ इस बात की है कि जिसने गोडसे को देशभक्त कहा और जिसमें महात्मा गांधी को एंटी नेशनल कहा, मुझे उस पर तकलीफ है। मुझे तकलीफ इस बात पर है कि जिसने हेमंत करकरे को कहा कि मैंने उसको शराब दिया, जिसने आज मुल्क के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, मुझे तकलीफ इस बात की है। मुझे तकलीफ इस बात की है मैडम कि टेररिज्म के नाम पर तो आपने मुसलमान को तो इस्तेमाल किया, मगर जब यही समझौता ट्रेन ब्लास्ट का जजमेंट आता है, जज कहता है कि एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया गया, और मक्का मस्जिद का जजमेंट आता है तो आप अपील नहीं करते, तो फिर ये क्या बता रहा है? आप क्यों इतना नरम रवैया रखते हैं असीमानंद और प्रज्ञा के बारे में? बताइए, वो जो लड़की 11 साल की 12 साल की लड़की जो मालेगांव में मर गई, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि वो डॉक्टर बनना चाहती थी, किसने किसको मारा? उनका बार बार यहाँ पर मुझे एग्जाम्पल दे रहे हैं सर, लेकिन मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि इस देश के करोड़ों हिंदू वो इस बात को लेकर दुखी हैं सर। उनको ये बात चुभी कि आप इंडिविजुअल्स के बहाने पूरे हिंदू धर्म पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। क्या इसका दर्द जो इस देश के करोड़ों हिंदुओं को महसूस हुआ, वो असदुद्दीन ओवैसी को महसूस हुआ या नहीं हुआ? हिंदू आतंकवाद कह देना, भगवा आतंकवाद कह देना, इस बात का दर्द ओवैसी ने महसूस किया या नहीं महसूस किया? ओवैसी का मानना यह है कि हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट जो था वो नाथूराम गोडसे था। ओवैसी का मानना यह है कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, टेररिज्म खुद आजकल एक मजहब बन चुका है। ओवैसी का मानना यह है कि टेररिज्म के बहाने को सामने रखकर माइनॉरिटीज में और मेजॉरिटी को मजबूत करना, मुत्तहिद करना, ओवैसी इसके खिलाफ है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं कोई हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं हूं, मैं हिंदुत्व के खिलाफ था, हूं और इंशाअल्लाह रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। मुझे लगता है कि इस देश को खतरा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है, जो एक्सक्लूसिवनेस पर बिलीफ रखती है और जो एक रिलीजन की सुप्रीमेसी के ऊपर बिलीफ रखती है। इसीलिए मैं उसको अपोज करता हूं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप हिंदू मजहब की बड़ी स्पोक्सपर्सन बनी है, मगर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मैं हिंदू मजहब के खिलाफ नहीं हूं। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, और इस सरकार ने असीमानंद हो या प्रज्ञा हो, इनको रिलीजन का आईना चश्मा पहनकर देखा है, जो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। इस बात को मान लीजिए कि ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास ये कैपेसिटी है बॉम्ब मेकिंग की, और इनकी आइडियोलॉजी है। और अगर आप पढ़ेंगे ये गौरी लंकेश का जो चार्जशीट दाखिल किया गया कर्नाटका में, आप पढ़ लीजिए, मेरे आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। नहीं, ओवैसी साहब आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है सर, लेकिन मैं कह रही हूं कि ये जो आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने वो चश्मा पहनकर देखा है, मैं फिर से एक बार दोहरा दूं सर कि वो चश्मा तैयार किसने किया? क्या यूपीए के वक्त में जिस तरीके के बयान दिग्विजय सिंह की तरफ से आए, बाकी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आए, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, इस तरीके के तमाम शब्द कहे, क्या ये चश्मा उसी यूपीए कांग्रेस राज में तैयार नहीं हुआ था सर? खैर, मैं आगे बढ़ रही हूं सर, और मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अब जबकि बम्पर जीत मिल गई है मोदी सरकार को, क्या लग रहा है आपको प्राथमिकताएं इस सरकार की क्या रहेंगी ओवैसी की नजर में? नौकरी, रूरल डिस्ट्रेस, इकोनॉमी को रिवाइव करना और रेवेन्यू जनरेट करना, ये 4 अहम चीजें रहेंगी। और हम तो इस पर गवर्नमेंट को सवाल करेंगे, एक्सपोज करेंगे, और हम भी देखेंगे
कि ये जो उनका जो भी संकल्प पत्र या जो भी बातें की गई थी, इस पर हम उनको पूछेंगे, एक्सपोज करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब इस बार जो चुनाव हुए हैं, जो नतीजा आया है जी 2024 में जब आइंदा अगर पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, तो उस वक्त ये आप नेशनलिज्म का डिबेट घर में घुस के मारेंगे, हिंदू एग्रेसिव आइडेंटिटी को आप नहीं प्रमोट कर पाएंगे। अब आप एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुके हैं।